हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम एट माय चैनल फिजिक्स एकेडमी जे। और हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स पर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस तरीके से मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कुछ प्रॉब्लम्स, और आपको समझ में आई होंगी। अगर जो भी स्टूडेंट्स ये मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो फर्स्ट लेक्चर जो कि प्रॉब्लम पे डिस्कस किया गया है, और साथ ही साथ मेरे चैनल पर थ्योरेटिकल लेक्चर्स भी हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस, फार्मूले कैसे आप अप्लाई कर पाओगे, इस चीज़ को मैंने वहाँ पर सिखाया है, तो आप देख सकते हैं। और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा अगर आपको समझना है कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। फिलहाल वही चीज़, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सभी क्वेश्चन में एक बात कॉमन है, बार बार नहीं लिखूंगा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन 1 ध्यान से देखिएगा, ये रेजिस्टेंस है, ए और ये पॉइंट बी है। ये R है, ये R है, और ये भी R है। आपको A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैसा दिखाई दे रहा है? सिंपल सा, R एंड R, all three resistances are in series and answer is R equivalent is equal to 3R। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपकी तरफ से एक ब्लंडर मिस्टेक होगी, समझिएगा। मैंने आपको ये बताया था कि जब तक आप रेजिस्टेंस को क्रॉस ना करें तब तक पॉइंट का नाम वही रहेगा। आपको ए पॉइंट एक ही जगह नहीं, कई जगह दिखाई देना चाहिए दिमाग में। अब आप देखिए कहाँ कहाँ ए दिखाई दे रहा है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। आप नाम लिख लीजिए, ए ए ए ए, ये सभी ए हैं। जब तक हम रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक पॉइंट का नाम चेंज नहीं होगा। बी, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, और ये भी बी है। चलिए, ये आर और आर पैरेलल में है। बोले सर दिखाई नहीं दे रहे पैरेलल में। इसे दिखाई देने के लिए आप सर्किट को इलेक्ट्रिकली डिस्कस करिए, डिजाइन पे मत जाइए। इसकी डिजाइन क्या है? इलेक्ट्रिकली पैरेलल कहते किसे? कि सभी रेजिस्टेंस का एक एक एंड एक कॉमन पॉइंट से हो और दूसरा एंड एक अनदर कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब आप देखिए, इसका, इस रेजिस्टेंस का ये सिरा ए से कनेक्ट है, चेक कर लिए आप। इस रेजिस्टेंस का ये सिरा ए से कनेक्ट है, दूसरे नंबर का। तीसरा रेजिस्टेंस का ये एंड ए से कनेक्ट है। तीनों के एक एक एंड ए से कनेक्ट हैं, ये आप चेक करिए। इसका ये सिरा ए से है, दूसरे वाले का ये सिरा एक से है, यानी इसका ये वाला एंड जो आ रहा है वो कैसे कनेक्ट है? ए से। इस वाले का ये जो एंड है वो कैसे कनेक्ट है? ए से। और इस थर्ड वाले का ये एंड ए से कनेक्ट है, चेक कर लिया। अब आप देखिए सेकंड एंड, इस वाले का, इस आर का ये वाला बी से कनेक्ट है। जब टिक कर रहा हूं, डबल टिक कर देता हूं। टिक आप मत करिएगा, समझाने के लिए मैं टिक कर रहा हूं। डबल टिक देखिएगा, बी से कनेक्ट है। इसका ये एंड बी से कनेक्ट है, दूसरे नंबर वाले का। तीसरे रजिस्टर का ये एंड बी से कनेक्ट है। तो भाई कुल तीन ही तो रेजिस्टेंस है, उनका एक एक एंड ए से कनेक्ट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और दूसरे जो एंड है से जो एक और बचा
वो बी से कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। कितना आया, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। कितना आएगा आंसर भैया, आर इक्विवेलेंट आएगा r/3। ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन और इसका ये सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे हर एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपको अपने नोटबुक में नोटिस में लाना है उसे नोट करिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को करोगे तो आप खुद देखोगे कि ये जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं आपकी, वो आपको कहीं कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। आपको कुल कितना करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक मन से पढ़िए एक एक लाइन, लेकिन पहले मेरे आप लेक्चर देख लिए, उसे आप ध्यान से सुनिए कि सर ने कितने पॉइंट बोले। मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर भी पूरे यहाँ पर हैं, देखिएगा 10 थ्योरेटिकल लेक्चर हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। पहले लेक्चर से लेकर 10th नंबर तक में मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तक पूरा डिस्कस कर दिया है। उसके बाद मैंने प्रॉब्लम्स के यहाँ पर लेक्चर आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप ये वीडियो लेक्चर देखेंगे और आप इसको सही से ईमानदारी से पूरा करेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन रीड करिएगा, लेकिन पहले आप मेरे लेक्चर थ्योरी में जो मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। आप देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं सर, उसके बाद रीड करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी पूरी क्लियर होगी। और फिर भी अगर कोई चीज़ कम दिक्कत आपको लगती है फिर भी कमेंट में लिखिएगा, तो वह उस तरीके से आपको वो भी चीज़ें दूर कर दूंगा। फिलहाल आपके सामने ये क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फिर देखिएगा सर्किट बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 एंड 5। ये बन गया आपके पास, सभी आर हैं। ये ए और ये बी। वैल्यू हो सकता है क्वेश्चन में 2 ओम 3 ओम, तो आप डील कर ही लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ आर लिख लेता हूँ। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है। डिमांड है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। थोड़ा नामकरण संस्कार कर लें इसका। इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको मान लिए R1, इसको क्या मान लेते हैं R2, इसको R3, ये R4, इसे मान लेते हैं हम कितना R5। नहीं दिया हो तो आप अपने हिसाब से इसको आप कुछ नामकरण संस्कार कर लिए, क्योंकि इसमें चाहिए होगा कौन से सीरीज में है तो कौन से पैरेलल में है, तो कुछ नाम लेके पुकारना पड़ेगा हमें, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसको आप बात कर रहे हैं। फिलहाल अब आप ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन तो आपको वीडियो पहले दिख गया होगा, अगर मैंने कुछ अरेंजमेंट कर दिया तो आप समझिए सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब आप देखिए कि ये एक पॉइंट और ये पॉइंट पूछा हमसे ए और बी के बीच गया है, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट मैं अपनी तरफ से यानी सॉल्यूशन में इंक्लूड कर रहा हूं। ये पॉइंट मान लिए हैं कौन कौन, एक का नाम है P, एक का नाम है Q। अब आप जरा ध्यान से देखिए,
तीन रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, R3, R2, R3 एंड R4, दीज आर इन पैरेलल। पहले वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट लगाइए यहां पर, R2, R3 एंड R4, R3 ऐसे लिख देता हूं भाई अगर अच्छा लग रहा हो, R2, R3, R4, P और Q के बीच सबसे पहले हम जो हिस्सा हमें सिंपल दिखाई देता है उसे डील करते हैं। हम इस सर्किट का P और Q के बीच का हिस्सा डील कर रहे हैं। पुराने क्वेश्चन के कंसेप्ट पर जाइए, P और Q के बीच ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। इस बात को मैं प्रीवियस क्वेश्चन में डील कर चुका हूं, फिर भी आप देखना चाहें तो R2 का ये सिरा P से कनेक्ट है, ये भी P है, ये भी P है, भले ही नहीं लिख रहा, आपको पता होना चाहिए ये भी P है, क्योंकि जब तक आप कोई रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करेंगे पॉइंट का नाम नहीं बदलेगा। ये भी P है, इसका ये वाला सिरा P से कनेक्ट है, देख लीजिए आप। R4 का ये सिरा P से कनेक्ट है, सिंपली अगर आप मैंने लिख दिया, आप चाहे डायरेक्ट करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इतना। एक सिंगल टिक लगाया है वो P से कनेक्ट है, अब डबल टिक लगा रहा हूं, ये Q से कनेक्ट है, वो Q है तो ये भी Q है, ये देखिए कनेक्शन दिया गया है आपको, ये Q से कनेक्ट है। इसका ये सिरा R3 का ये सिरा Q से कनेक्ट है और R4 का ये सिरा Q से कनेक्ट है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे R2, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, R2, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पूरा कर देगा भाई, छोटा बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस डायग्राम को आप चाहें तो फिर से एक बार बना सकते हैं। इसकी शक्ल आप सिंपल वे में देखना चाहें तो कैसी होगी, यहां बना रहा हूं, देखिएगा। ये रही इसकी, कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें, कोई फर्क नहीं है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये आपका R5 है। और आपका ये पॉइंट अगर लिखना चाहें तो P है और ये पॉइंट Q है। सर्किट ये जो दिया गया था, और अगर सर्किट ऐसा देता, दोनों एक ही बात है। थोड़ी सी उसकी शक्ल डिजाइनदार तरीके से बनाई गई, और आपको तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपकी तो नज़र डिटेक्टिव वाली होना चाहिए। इसको पढ़ने का तरीका केवल इसकी ये तार, ये बेंडिंग देखकर नहीं समझना चाहिए। आपको इसको रीड करने का तरीका इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, और आपको दिखाई देना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये है। अगर आप इस तरीके से बदल सकते हैं, बस एक लाइन डायरेक्टली लिखनी होगी, R2, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, सीधे ये आ गया आप पे। अब आप देखिए, मैं अब इसे हटा देता हूं ताकि तो यहां पर स्टेप्स लिख सकूं। हाँ भाई, R3 तो 1/R डैश, 1/R डैश कितना आएगा? 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। सभी की वैल्यू कितनी है? थोड़ा लेंथी लिख देता हूँ, आप वर्टिकली लिखिएगा। अगर आप एग्जामिनेशन में अच्छा लगता है कि आप वर्टिकल लिखें, यानी इसके स्टेप के बाद इधर ना ले जाएं, नीचे लाएं, क्योंकि टीचर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसे आसानी रहती है अगर आप वर्टिकली आगे बढ़ रहे हैं। 1/R प्लस 1/R
और ये आर डैश डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर डैश आएगा r/3। कितना आया ये? r/3। आप चाहें फिर से एक बार दिखा सकते हैं सर्किट डायग्राम, मर्जी आपकी है। देखिएगा आर डैश कहाँ आया, एक, दो और ये तीसरा, ये A, ये B पॉइंट है, ये आपका R1 है, ये R डैश है और शायद ये आपका बचा R5 है। लास्ट तीनों गाय में है, सीरीज में है। R1, R डैश एंड R5 आर इन सीरीज। देन आर, लास्ट को आप आर इक्विवेलेंट लिख दिए। ई क्यू का मतलब है इक्विवेलेंट। कितना आएगा? R1 प्लस R डैश प्लस R5। कितना आया भाई? R प्लस R/3 प्लस R। कितना हो जाएगा आंसर? 3 LCM आया। ये 3R प्लस R प्लस 3R कितना आया? 7R/3। 7R/3 इज द आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप समझ में आया होगा ये, और इसको आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो आपको क्लास 10 के स्टैंडर्ड का जितने भी क्वेश्चन आएंगे टीचर आपकी क्लास में पूछेगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन शर्त मेरी यही है कि आपको ये कंसेप्ट आने चाहिए और आपको किसी से भी बहस या आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए उसे सॉल्व कर दें। शायद आप यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके का पेपर में क्वेश्चन हो और मैं सॉल्व कर दूं। डेफिनेटली आप सॉल्व कर देंगे अगर इस मेरे जो कंसेप्ट बता रहा हूं उसको आप यूज करते हैं। और जब अपनी क्लास में आप बैठेंगे और 4 लोगों से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज अलग दिखाई देगी, ये आप मानकर चलिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बात और, मैं आपको 3 वीडियोस इन अ वीक क्लास 10, मंडे, वेडनेसडे और 3rd नंबर सैटरडे। मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शार्प 7 PM पर अपलोड करूंगा। आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक मंडे को आपको वीडियो 7 o'clock मिलेगा, वेडनेसडे को आपको एक वीडियो मिलेगा। कोशिश मेरी यही है कि मैं चाहता हूं कि आपको टाइमिंग फ्रेम बिल्कुल ठीक रहे। वेडनेसडे को 7 o'clock और सैटरडे को 7 o'clock ये 3 वीडियोज़ आए। और आप चिंता मत करिए, आराम से भी पढ़ेंगे तब भी ये कोर्स अपने टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। मैं और भी आपके 1 मार्क के कैसे क्वेश्चन आते हैं इन सब पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी है, एक हमारे पास आपका रे ऑप्टिक्स है जो प्रॉब्लम करनी है, और आपका एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेट के बारे में बात करेंगे तो कुल जो मेन है फिजिक्स में क्लास 10th में वो 3 हैं। कौन कौन सी हैं आपकी? इलेक्ट्रिसिटी है, एक आपकी लाइट से रे ऑप्टिक्स कहते हैं, और एक मैग्नेट है जिसमें आपको बताया गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी यहाँ पर फॉर्म किया गया है। ठीक, NCERT के हिसाब से आई एक अलग से यूनिट दी है, लेकिन मैंने उसे रे ऑप्टिक्स में ही कनेक्ट कर रखा है। यानी जब आपको रे ऑप्टिक्स कराऊंगा तो आपकी ह्यूमन आई भी उसी में ही कंप्लीट करूंगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं।
और एक रहा डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पूरा थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है। उसे आप चाहे वो मिक्स है, फिजिक्स भी थोड़ी मिक्स है, केमिस्ट्री भी मिक्स है और बायोलॉजी भी मिक्स है। तो एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जीज है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो तीनों ही का एक कॉमन है। उसे आप थ्योरेटिकल ना, उसमें कोई न्यूमेरिकल है, थ्योरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। वैसे अगर उसे एसएसटी में भी रख दिया जाता तो मैं समझता हूँ बेटर रहता। तो आप एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो आप आराम से कर सकते हैं थ्योरेटिकल। फिजिक्स जो आपका पार्ट है वो केवल 3 यूनिट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स और तीसरी मैग्नेट। उसको आपको कंप्लीट करना है। फिलहाल हम अभी इलेक्ट्रिसिटी पर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लेक्चर आपको दिखाई देंगे, एक थ्योरेटिकल सेक्शन में, एक प्रॉब्लम सेक्शन में। करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आया 3। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर, सभी वैल्यू कितनी है, आर है। लिख देता हूं, नहीं लिखूं तो आर ही समझिएगा। बात है यहाँ कंसेप्ट की। वैल्यू लिख के तो आप सॉल्व कर ही लोगे, वैल्यू दिया होगा, जब आपको कंसेप्ट पता है तो वैल्यू कुछ भी हो आप सॉल्व कर लोगे। ए और बी, आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड? देखिए, नाम लिख लेते हैं। नाम लिख लिए, ए बी सी, इसे ए कह देता हूं, इसे बी कह देता हूं, इसे सी कह देता हूं, इसे डी कह देता हूं, इसे ई कह देता हूं, एफ, जी और एच। थोड़ा सा मुझे लिखने में आसानी रहेगी, आप चाहें तो R1 R2 लिख लें। ए बी सी डी ई एफ कर दिए मैंने, मुझे आसानी रहेगी। अब आपको ए और बी के बीच, ए बी सी सीरीज में है, गलती मत करिएगा। अगर 2 रेजिस्टेंस के बीच एक तीसरी ब्रांच स्टार्ट हो जाए, उन्हें सीरीज में काउंट नहीं किया जा सकता। ए और बी सीरीज में नहीं है क्योंकि ये डी के लिए ब्रांच आउट हो रही है। बी और सी सीरीज में नहीं है क्योंकि इनके बीच से ई के लिए ब्रांच आउट हो रही है। डी और ई सीरीज में नहीं है क्योंकि इनका ये सिरा यहां है, ये सिरा यहां है। ये सेम पॉइंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भाई बीच में रेजिस्टेंस है, और मैंने बताया था रेजिस्टेंस क्रॉस करते ही वो पॉइंट का नाम बदल जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल में नहीं हो सकते। इसी तरीके से ये भी सीरीज में नहीं है, ना एफ जी, ना जी एच, ना एफ जी एच। ये गलती मत करिएगा। तो बोले सर ये सॉल्व कैसे होगा? ये सॉल्व होगा, कंसेप्ट की बात करते हैं, लगाते हैं दिमाग। भाई एक बात तुमसे पहले, मान लिए बल्ब का एक प्लग है, 2 तार होती हैं, जैसे ये तार है, एक बल्ब है, मान लीजिए बल्ब है, इसके 2 कनेक्शन निकले। इसको आप कनेक्शन दे दीजिए, इसे खुला छोड़ दिए, नहीं दिया कनेक्शन, सर्किट पूरा नहीं किया, यानी इसे सेल से जोड़ दिया, इसे नहीं जोड़ा। मुझे बताइए सर्किट पूरा है या नहीं है? ये सर्किट पूरा नहीं है, करंट फ्लो नहीं होगी, ये ओपन में आ गया। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बल्ब का रेजिस्टेंस, अगर घर में आप लोड काउंट कर रहे हो घर का अपना, ये बल्ब लगा हुआ है, इसका एक तार तो कनेक्ट है, एक नहीं है, क्या इसका लोड को काउंट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिजिकली बल्ब हमारे घर में लगा हुआ है, लेकिन सर्किट पूरा नहीं कर रहा है, ये ग्लो नहीं कर सकता, हम इसका लोड काउंट नहीं कर सकते, तो इसका रेजिस्टेंस भी काउंट क्यों होगा? अब जरा दिमाग लगाइए।
इस वाले सर्किट में। अब ए और बी के बीच निकालना है आपको, लोड या रेजिस्टेंस निकालना है आपको। तो भाई बैटरी या सेल कहां लगाओगे? ए और बी के बीच तो लगा सकते हो आप, क्योंकि आपसे पूछा गया है ए और बी के बीच। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, एफ और आर इनके सिरे एक एक खाली हैं। अगर इनके बीच बैटरी लगाई जाएगी तो करंट घूम फिरकर ये जाकर यहां चली जाएगी, ना तो आर में पहुंचेगी इस वाले एफ में, और ना ही इस वाले में पहुंचेगी। ये बेकार रहेंगे, इनइफेक्टिव। तो आप क्या लिखेंगे? एफ एंड एच रेजिस्टेंस, एफ एंड एच आर इनइफेक्टिव बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीटिंग द सर्किट, या दे आर इन ओपन सर्किट। जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए। तो एक लाइन की लैंग्वेज शायद मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं आप सुन लीजिए। रेजिस्टेंस एफ एंड एच आर इनइफेक्टिव बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीटिंग द सर्किट, या दे आर इन ओपन सर्किट। यानी हमारे लिए ये फिजिकली लगे हुए हैं, ये दोनों फिजिकली लगे हुए हैं, लेकिन इनकी हिंड्रेंस तो तब काउंट होगी जब इसमें करंट फ्लो होगी। हिंड्रेंस माने रुकावट, इलेक्ट्रिकली उस रुकावट को हम क्या कह देते हैं? रेजिस्टेंस। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। मान लिए आप घर में बैठे हैं, कभी आप स्कूल में जब होते हैं और आप कभी क्लास से बाहर निकलते हैं और रास्ते में आपको आपके प्रिंसिपल सर मिल जाएं, तो थोड़ा सा अगर आप आउट पास नहीं है आप पे, तो वो आपको एक हिंड्रेंस की तरह महसूस होता है। ठीक हो गई बात? आप बाहर निकले, भाई ये फोन ये थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, नहीं बंद किया था, फिलहाल अभी भी बंद नहीं हुआ है, अगर दोबारा आएगा। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल सर आपके वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हिंड्रेंस आपको दिखाई देगी, आप वहाँ से जगा रहे हैं। मान लीजिए आज की तारीख में घर बैठे हैं, हम वहाँ की हिंड्रेंस निकालना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल सर वहीं बैठे हुए हैं, वहीं खड़े हुए हैं, और वो देख रहे हैं कि यहाँ से कोई कॉरिडोर से बच्चा निकल जाए बिना आउट पास। फिजिकली मान लिए वो वहीं है, लेकिन जब आप वहां जा ही नहीं रहे तो आपको रुकावट क्या है? इसी तरीके से ये आर और ये आर, जब करंट फ्लो हो ही नहीं रही है तो ये फिजिकली लगे हैं, इनमें कहीं कोई रुकावट नहीं है, यानी हिंड्रेंस नहीं है। हम इसे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ए और बी, भाई हम ए से चलेंगे और बी पे पहुंचेंगे, ये रास्ता हमारे लिए बेकार है, क्लोज हो ही नहीं रहा है। अब ये है, अब बिल्कुल सरल हो गया भाई, मतलब ये हटा नहीं दिया, ये आप समझिए बेकार है हमारे लिए। अब आप देखिए ये अब आप आसानी समझ सकते हैं कि 20 से जो ब्रांच निकली, मैं फिर से दिखाता हूं, ये 20 से जो ब्रांच निकली वो क्या है? वो आपकी ओपन है, तो फिजिकली कनेक्ट है, इलेक्ट्रिकली कोई मीनिंग नहीं है। तो डी, जी और ई सीरीज में होंगे, फिजिकली दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिकली कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसे डिस्कनेक्ट करके दिखा रहा हूं कि डी, मैंने पहले कहा था 20 से कोई ब्रांच निकल जाए, उसमें एक बात और जोड़ लिए, 20 से ब्रांच निकलेगी तो उसमें करंट फ्लो होनी चाहिए। यहां फिजिकली 20 से ब्रांच है, निकल रही है, लेकिन उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। डी, जी और ई, डी, जी एंड ई आर इन सीरीज, काय में है? सीरीज में है। तो ये आएगा आर डैश, लिख लो, आर डैश बराबर आएगा आर प्लस आर,
दैट इज 3r। 3r आ गया। आगे बढ़ते हैं, इन तीनों की जगह 3r लगाया सकता है। तो मैं आगे डायग्राम बना रहा हूं जो आप नोटिस में लाएं। अगर आप ये फाइंड करते हैं तो आप आसानी से इसकी जगह कितना लगा सकते हैं, 3r। तो आप यहां पर इतनी क्वेश्चन के बाद एक और सर्किट बना दिए और इसे लगा दिए 3r। वैल्यू कितनी आ रही है, 3r। इसका नाम लिख दीजिए, r डैश लिख दीजिए। ये आपका अगला स्टेप हो गया। उतने सॉल्यूशन के बाद उन तीन की जगह लगा लिया और वो साइड वाले थे उन्हें उखाड़ के फेंक दिया, कुछ नहीं करना है। r और 3r काय में आए, यानी b एंड r डैश। सबसे सिंपल पार्ट ये है, पैरेलल में है। b एंड r डैश आर इन पैरेलल। तो r b एंड r डैश इन पैरेलल, तो कितना आएगा, 1/r डबल डैश मान लीजिए इसे, 1/r 1/3r। तो 3r एलसीएम हुआ। यहाँ कितना आएगा, 3, यहाँ आएगा 1, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ, r डबल डैश आएगा 3r/4। चाहे तो इन दोनों की जगह ये वैल्यू का बना दिए एक r डायग्राम आप और बना सकते हैं। ये बना 1, 2 और ये तीसरा, ये a और ये b। यहां पर ये कौन सा है, a, जिसका वैल्यू कितनी थी, r। दूसरा कौन सा है, जिसका नाम है r डबल डैश, वैल्यू कितनी आ रही है, 3r/4। और तीसरे नंबर का कौन है, जिसे आप कह रहे हो c, और कितना है, r। तो आप लिख सकते हो a, r डबल डैश एंड c आर इन सीरीज। तो r इक्विवेलेंट लास्ट है, इसलिए आप लास्ट वाली वैल्यू को लिख दो, वही आंसर निकालना होता है। r इक्विवेलेंट, r प्लस 3r/4 प्लस r कितना आएगा, 4 एलसीएम, 4r प्लस 3r प्लस 4r, ये आ गया 11r/4। r इक्विवेलेंट इज 11/4। समझिए आप, r इक्विवेलेंट कितना आ गया, 11r/4। दिस इज द आंसर। इसे ध्यान से देखिएगा, वीडियो को समझिएगा, सुनिएगा और उसे प्रैक्टिस करिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि बेटा मैं तो यही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आप जितना सीख सकते हैं मुझसे सीखिए। और जो बच्चे यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टूडेंट जो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जितने भी थ्योरी हैं, अगर नहीं देखी, जो नए बच्चे देख रहे थे और समझ रहे थे, तो थ्योरी में भी एक होता है कि हमने डेफिनेशन लिख ली, एक होता है कि उसके सारे कंसेप्ट क्या होते हैं। तो मैंने जितने भी थ्योरेटिकल लेक्चर बनाए हैं वो विद प्रॉपर कंसेप्ट्स हैं, उसे आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।